कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और यह क्वेश्चन इस वर्ष के लिए 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3-4 जगह से ही क्वेश्चन आप देखेंगे कि जनरली पूछे गए आज तक, तो उस पोर्शन पे हम लोग को विशेष मेहनत करना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण या प्रशासनिक व्यवस्था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर शेर शाह सूरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, या अकबर की धार्मिक नीति। ये 4-5 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से कवर करके जाएं। यहाँ से आप एक क्वेश्चन आसानी से, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे और आप आसानी से बना सकते हैं। जो लोग हमारा पेड कोर्स में शामिल नहीं हुए हैं, अगर वो होना चाहते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं। मात्र 2500 में पूरा कोर्स करवाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर से ज़रूर कोर्स बाय कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके और हिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि यह बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है ये पता होना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको ये सारे नोट्स, पीडीएफ और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको सीरियली मिल जाएंगे, जिस कारण से आपकी जो स्टडी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, मैं सभी आयामों को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक बनाया हूँ। तो इसमें हमने हर एक जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, जो पोर्शन पूछेगा, अगर बाजार नियंत्रण पूछेगा तो विशेष फोकस आप बाजार नियंत्रण पर ही करेंगे। अगर प्रशासनिक पूछेगा तो प्रशासन पे ही करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस पोर्शन पे आप विशेष फोकस करेंगे। लेकिन हमने सभी आयामों को लेकर के बनाया है, तो पढ़ना है सब, पढ़ के जाना है सब, लेकिन जो पूछेगा आंसर लिखना है वही। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। चलिए, खिलजी वंश के शासकों में सबसे पहले भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको पता ही होगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं था, तो कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? तो फिरोज खिलजी। तो पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और जो फिरोज खिलजी था उसने गुलाम वंश का समाप्त करके, ठीक है, कैमूर को बंदी बना करके और सत्ता को हथिया लिया था। और इसी का जो आगे कह सकते भतीजा रहता है वो रहता है अलाउद्दीन खिलजी। और उसने भी फिरोज जो खिलजी रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी हत्या करवा करके खुद गद्दी को यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको हथिया लेता है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक प्रभावशाली शासक हुआ। उसने लगभग 20 वर्ष तक शासन किए, 1296 से 1316। और इसमें सुल्तान की पद की गरिमा और शक्ति को इसने क्या किया, पुनः स्थापित किया। क्योंकि गुलाम वंश के अंतिम समय में जो सुल्तान का जो पद था वो यहाँ पर उसकी गरिमा, ठीक है, गरिमा वाली स्थिति उसकी खो गई थी। तो उसको फिर से वो गरिमा युक्त बनाता है और अपने आर्थिक और जो प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से एक कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की जो नींव डालता है, वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ पे शासन व्यवस्था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो चीज़ लिखना है वो भूमिका में आप लिख देंगे। अलाउद्दीन मध्यकालीन भारत का एक विजेता, साम्राज्य निर्माता, दूरदर्शी, राजनीतिक एवं मध्यकालीन भारत के प्रथम अर्थशास्त्री के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये इसलिए इसको अर्थशास्त्री भी कहा गया है, क्योंकि इसने जो आर्थिक सुधार के लिए बहुत सारे काम किए, आगे मैं चर्चा करूंगा, इसलिए इसको मध्यकालीन इतिहास का इसको अर्थशास्त्री के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, किसको? तो अलाउद्दीन खिलजी को। तो साम्राज्य निर्माता तो था ही, उत्तर भारत और दक्षिण भारत विजिट तो किया ही था, साथ साथ इसने जो कूटनीति का परिचय दिया अपने साम्राज्य को सशक्त करने के लिए, वो भी काबिले तारीफ था।
चलिए, अलाउद्दीन द्वारा अपनाए गए विभिन्न नीतियां एवं सुधार, क्या क्या नीति अपनाया और किस तरीका से सुधार किए वो। तो सबसे पहले गृह नीति जो अपनाया, अपने जो भी राज है, जो आसपास का जो सुल्तान के आसपास जो लोग थे उससे जुड़े हुए जो कुछ वहाँ पे सुधार करता है वो देखिए क्या करता है। सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापना के लिए राजत्व का जो संबंधित सिद्धांत देता है, राजत्व का देवीय सिद्धांत देता है, यानी वो बताता है कि राजा का कोई भाई या कोई रिश्तेदार नहीं होता है, बल्कि राजा के या तो प्रजा होते हैं या कह सकते हैं कि उसका सेवक होता है। ठीक है, तो इस तरीका से अपने आप को यहाँ पे राजत्व का सिद्धांत दिया। उसके बाद आंतरिक विद्रोह, जो उसके राज्य में अमीरों के द्वारा जो विद्रोह होने की संभावना थी, आंतरिक विद्रोह के दमन का प्रयास किया। और जो भी इससे पहले जो भी फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो भी वंशज थे, तो उसको क्या किया, इसने हत्या करवा दी, उसके पुत्र हो चाहे जो भी उसके वंशज हो, उसको हत्या करके अपने दुश्मन को यहाँ पे सफाया कर दिया, जिससे इसको डर था कि आगे चल करके जो है हमारे सत्ता पे जो है वो अपना दखल दे सकता है, तो उन लोगों को इसने हत्या करवा दिया। उसके बाद जो शक्तिशाली अमीर लोग थे, जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, उस पर नियंत्रण किया और यहाँ तक कि उन लोगों को पार्टी में जाना भी वर्जित कर दिया, शराब बंद करवा दिया। तो इस तरीका के कार्य किए। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और एक निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसके केंद्र में वह स्वयं रहता था अलाउद्दीन खिलजी। और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबका प्रधान वो उस समय वही था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बाजार नियंत्रण, तो इसके अलाउद्दीन का बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसने सभी वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित किया और इसके राज में कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं रह रहा था, यानी यह बहुत ही बेहतरीन तरीका से बाजार नियंत्रण किया था। इसीलिए यह जाना भी जाता है अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण नीति। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके हिंदुओं के प्रति जो नीति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तरह तरह के कर यहाँ पर लगाए गए थे हिंदुओं पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ तक कि 50% तक कर वसूली किया, जैसे गृह कर, घर का कर, चराई कर, जो गाय भैंस चराते हैं उनको भी कर लेता था, यानी जजिया, जकात, खुम्स, जितने भी प्रकार के कर हैं उसने सब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया था। तो इस प्रकार से उसके हिंदुओं की प्रति नीति अच्छी नहीं रही। चलिए अब देखिए प्रशासन में क्या सुधार किया। तो प्रशासनिक स्तर पर देखेंगे कि सुल्तान सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से शासन का सर्वोच्च था और राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित था। वह निरंकुश था तथा कार्यकारिणी, न्याय, राजस्व, सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी था। राज्य में सारी नियुक्तियां उसी के इच्छा अनुसार होती है। और इसने एक काम किया कि जो नियुक्तियां थी वो योग्य व्यक्ति को देता था, ना कि बलबन के तरह जो है उच्च जाति के लोगों को या फिर अपने लोगों को। तो ये इसमें बहुत अच्छा ये जो पहल करता है कि ये योग्यता के आधार पर यहाँ पर जो भी पोस्ट है वो देता है। सुल्तान सबसे ऊपर है, उसके नीचे वजीर है जो वित्त विभाग का अध्यक्ष होता है, जिसको मंत्री भी कह सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, जैसे सैनिक कार्य का दीवान आरिज विभाग था, आरिज ममालिक था, युद्ध मंत्री का, दीवान इंसा पत्राचार विभाग का था, दीवान रसालत विदेश विभाग का था, दीवान रियासत बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए था दीवान रियासत। तो ये दीवान रियासत की चर्चा भी आगे करेंगे बाजार नियंत्रण में, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वो व्यापारियों और मार्केट पे नियंत्रण रखता था। ठीक है, बाजार दीवान रियासत के माध्यम से। तो कुछ शब्द जो है जरूर आप याद रखेंगे। उसके बाद न्यायिक व्यवस्था, तो अलाउद्दीन ने निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वह स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश था, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम यही था और दरबार में बैठकर न्याय करता था। और सुल्तान के बाद अगर कोई न्यायिक व्यवस्था का प्रधान था तो सदर ए जहां, जिसको कि काजी उल कुजात कहा जाता था, वो हुआ करते थे। और उसके नीचे जो है जिला स्तर पे नायब काजी या अदल या मुफ्ती हुआ करते थे, जो कि लोकल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे अपना न्याय देते थे। दंड विधान बहुत ही कठोर था, यानी मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। अगर कोई व्यापारी कम तौलता था या उसमें भी मृत्यु दंड या मांस काटने की सजा थी। उसके बाद अंग भंग की सजा दिया जाता था, कारावास था, कोरे मारने की सजा दी जाती थी और उसकी संपत्ति भी जब्ती करने की जो है सजा यहाँ पर दी जाती थी। तो सजा बहुत ही कठोर था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। उसके बाद पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था तो इतना
बेहतरीन था कि लोग घर में खौफ से रहते थे गुप्तचर के कारण। पुलिस विभाग का प्रधान कोतवाल हुआ करता था और गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान जो है बरीद ए ममालिक हुआ करता था। गुप्तचरों की गतिविधियों के कारण लोग अपने घरों में कांपते रहते थे। कहने का मतलब है कि लोग को भय बना रहता था, कौन सा गुप्तचर कब उसके बारे में वहाँ जो आगे सूचना दे दे अगर कोई तरह का गलत काम किया या कुछ भी, तो इसलिए लोग डरे रहते थे। अब आ जाइए डाक व्यवस्था। इसने डाक व्यवस्था पे भी काम किया था, डाक चौकियों की स्थापना किया और घुड़सवारों और लिपकों की भी बहाली की थी, जिसके माध्यम से जो डाक या जो भी पत्राचार था वो तीव्र गति से हो सके। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसने सैन्य सुधार में भी बहुत बड़ा यहाँ पे कहिए रिफॉर्म इसने लाया। सबसे पहले इसने क्या किया था कि सेना का केंद्रीयकरण किया, मतलब सेंट्रलाइजेशन किया सेना का। पहले क्या था, सामंती लोग या जो छोटे छोटे स्तर पे सेनाओं का नियंत्रण दिया जाता था, अब इसने केंद्रीकरण कर दिया। उसके बाद इसने अस्थाई सेना रखना शुरू किया और सबका एक फिक्स जो वेतनमान होता है, फिक्स सैलरी देनी शुरू की। और कहा जाता है इसके दरबार में लगभग 4,75,000 सुसज्जित वर्दीधारी घुड़सवार थे, यानी सेना थी। और सैनिकों की कुशलता एवं उनके घोड़े के आधार पर नगद वेतन दिया जा रहा था। तो एक अस्पा, द्वि अस्पा, ये दो प्रकार के थे सेना। तो जो 2 घोड़ा रखता था उसको 2 अस्पा, एक सेना रखता था उसको 1 अस्पा। और सैलरी जो दिया करता था ये, तो घोड़े के हिसाब से सैलरी दिया करता था। जैसे अगर 2 घोड़ा है तो प्रत्येक घोड़ा के हिसाब से 78 टका वहाँ पे जो है टका मेन वहाँ पे मुद्रा चल रहा था। तो जैसे कोई सेना है तो सेना को 234 टका दिया जाता था, ठीक है। जैसे एक सेना का सैलरी कितना था, लगभग 234 टका। और वहीं पे एक घोड़े का जो था, अगर एक घोड़ा रखता था 78 टका, अगर 2 घोड़ा है तो 78 गुने 2 कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो भी जितना घोड़ा रहता था, और घोड़ा दागने की प्रथा भी इसने शुरुआत किया था। क्योंकि क्या होता था कि युद्ध के समय में बहुत सारे घुड़सवार क्या करते थे, कमजोर घोड़ा या सेना कमजोर घोड़ा लेके चल जाती थी। तो जिस कारण से इसने क्या किया था कि घोड़ा का एक पहचान चिन्ह देना शुरू कर दिया। घोड़े को दागने की प्रथा इसने शुरुआत कर दी थी कि जो मजबूत घोड़ा हो, जो अच्छे नस्ल का घोड़ा हो, उसी को युद्ध में ले जाना है। उसके बाद जो है हुलिया प्रथा। हुलिया मतलब होता है रंग रूप। अब मान के चले किसी की बहाली किया गया और उसने पास किया किसी को कि इसको सेना में रखा जाए, और उसके बदले में उसका जो है कजन या उसका भाई या उसका कोई और रिश्तेदार जा रहा है ड्यूटी पे, तो वो तो ट्रेनिंग लिया नहीं। तो इसलिए इसने इस समस्या से दूर करने के लिए उसने हुलिया प्रथा शुरुआत की। यानी जो भी सेना में भर्ती होता था तो उसका रंग रूप कलर सब कुछ उसका लिख करके, चूँकि उस समय तो फोटोग्राफी मशीन था नहीं, कैमरा था नहीं कि फोटो खींच के वो पासपोर्ट साइज चिपका देता। तो उस समय उसने सबसे पहले हुलिया मतलब उसका रंग रूप सब कुछ उसके बारे में बायोडाटा रखना शुरू किया, ठीक है। तो ये सबसे बहुत बड़ा रिफॉर्म आप देख सकते हैं कि सैन्य सुधार में बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम किया गया। उसके बाद वही हुलिया को रजिस्टर में लिख करके रखता था। उसके बाद भू राजस्व और आर्थिक सुधार में भी इसका योगदान है। पहला शासक जिसने भूमि व्यवस्था एवं कर प्रणाली पे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इसने मध्यस्थ भूमिपति जो वर्ग था, जो पहले से जो भी चौधरी हो चाहे उस समय मुखिया जो गांव के होते थे, तो वो लोग की शक्ति को कमज़ोर किया। उसके भूमिपति वर्ग पे अंकुश लगा करके उसकी शक्ति को कमज़ोर किया। उसके बाद इसने टैक्स में वृद्धि कर दी। यहाँ तक कि जैसे दोआब में क्या किया था, 50% तक कर दिया था, यानी आधा, यानी 5 केजी अनाज हुआ तो 2.5 केजी सरकार का होगा। कर मुक्त जमीन पर राज किया नियंत्रण। जो टैक्स मुक्त जमीन था तो उस पर नियंत्रण कर लिया। उसके बाद भूमि की माप की गई और उपज के आधार पर वहाँ पे कर वसूली किया जाता था। तो जो जमीन पर जितना जिस प्रकार से फसल होता था उसी हिसाब से वहाँ पे कर लेता था। तो ये सब बहुत ज़्यादा योगदान कर सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो है आर्थिक सुधार में। और जो लगान वसूलने का काम पहले मुकदम जो हुआ करते थे या जमींदार हुआ करते थे वो करते थे, तो उसको हटा करके चौधरी जमींदार मुकदम को हटा करके इसने खुद सरकारी अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर लगान वसूली करने का काम करवाया। उसके बाद कुछ नए कर ऐड कर दिया, जैसे आवास कर, गृह कर, चराई कर, सिंचाई कर, सीमा शुल्क, जजिया, जकात, खुम्स। और इसके लिए एक विभाग भी बना दिया, उसका नाम था दीवान मुस्तखराज, ठीक है।
तो इस प्रकार से उसने टैक्स और कर में वृद्धि करके जो है राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। अब आइए सबसे नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है, बाजार नियंत्रण। ठीक है, तो उस समय जो भी बाजार था उसको नियंत्रित किया गया और देखिए किस प्रकार से किया गया। बाजार की कार्य प्रणाली उसने 3 प्रकार के बाजारों को संगठित किया। जैसे एक मंडी था जिसमें अनाज का होता था, फिर एक आपका विभाग था जिसमें मान के चलिए घोड़ा जो जानवर की बिक्री की जाती थी उसको कहा जाता था सराय अदल। क्या कहा जाता था? सराय अदल। तो सराय अदल जो था उसमें जानवर यानी घोड़ा की या मवेशियों की खरीद बिक्री की जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग आप कह सकते हैं कि यही था सराय अदल, जिसमें कि कपड़ा, शक्कर, मेवे, जड़ी बूटियाँ या दीपक जलाने का तेल और अन्य वस्तुओं का यहाँ पर क्या हो जाता था? बिक्री होता था। और मंडी में जो गल्ला बाजार था उसमें खास करके जो अनाज की खरीद बिक्री उसमें किया जाता था। ठीक है, और जो सामान्य बाजार था और भी बाजार, उसको एक विभाग बनाया गया था दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत के माध्यम से वहाँ पर पूरा कंट्रोलिंग किया जाता था। तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसने 3 प्रकार के बाजारों को संगठित किया। हर बाजार के प्रत्येक वस्तु के दाम नियत किए गए। ठीक है, उसके बाद है और बाजार में गुप्तचरों एवं सहना जो पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया। अगर कोई व्यापारी उच्च मूल्य पे किसी वस्तु को बेचता या निर्धारित मूल्य से ज्यादा, तो उस पे क्या हो जाता था? उस पे केस और क्लेम हो जाता था। ठीक है, और यह सूचना जो है गुप्तचर या जो सहना पुलिस था वो आगे के विभाग को देती थी। दीवान रिसालत विभाग का स्थापना की गई जो इन पर नियंत्रण करता था। तो ये याद रखना है कि दीवान रिसालत की स्थापना की गई और उसका काम क्या था कि इस पर मूल्य पर नियंत्रण रखना, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देना। ठीक है, अब देखिए इसके तहत क्या क्या नीति अपनाई गई। कम तौलने पर कड़ी सजा, यानी अगर कोई दुकानदार या व्यापारी कम तौल रहा है तो उसको मांस काटने तक की सजा मिल जाती थी, उसके शरीर से मांस काटा जाता था। तो कोई भी डर से कम नहीं तौलता था। सहना को चूक, अगर जो सहना जो पुलिस जो था अगर वो भी ठीक से कार्य नहीं करेगा तो उसको भी शारीरिक दंड दिया जाता था। उसके बाद सभी दुकान व्यापारियों को रजिस्टर में सूचीबद्ध कराना होता था कि वो जो रजिस्टर होता था व्यापारी रजिस्टर, उसमें जो सूचीबद्ध नहीं होते थे तो उनको खरीद बिक्री करने का आदेश नहीं था। उसके बाद दोआब में किसानों को खेत में से ही अनाज बेचने पर फरमान जारी किया गया था कि उनको जो भी खाने लायक अनाज है वो अपने पास रख ले, बाद बाकी अनाज को खेत से ही क्या करे? बेच दे। और उसको खरीदते थे बंजारों के माध्यम से। अनाज व्यापारी सीधे उसको दिल्ली लाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो जब अकाल आता था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है हाफ मन के आसपास लगभग 20 kg के आसपास अनाज मुफ्त में भी जो गरीब लोग थे उनको दिया जाता था। यानी आप कह सकते हैं कि फूड प्रोसेस, यहाँ पे आप खाद्य सुरक्षा की बात कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। उसके बाद कपड़ों एवं घोड़ों के व्यापारियों को राजकीय ऋण भी दिया गया था और राज्य द्वारा अगर कोई घाटा हुआ तो उसको भी सहा जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा सपोर्टिव व्यापार वाणिज्य था यहाँ पर। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाजार पे जो नियंत्रण था, जो मूल्य में वृद्धि, इसके शासनकाल में 20 वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का मूल्य वृद्धि नहीं देखने को मिला और लोगों को सस्ते दर पे जो है सारे खाद्य सामग्री से लेकर के जो सामान था, प्रोडक्ट था, वो मिल जा रहा था। तो इसलिए इसकी बाजार नियंत्रण नीति आज भी जो है बहुत ही चर्चा का विषय बना रहता है कि किस प्रकार से अलाउद्दीन ने अपनी बाजार का नियंत्रण किया था। उसके बाद सामाजिक सुधार में उसने क्या किया था कि उलेमा जो वर्ग था उसके राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया था। शराब पीने, जुआ खेलने पर रोक लगा दिया गया था। व्यभिचार या वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दिया गया था। जादू टोना, तंत्र मंत्र और ठगी को कम करने का पूरा प्रयास किया गया था। ठीक है,
तो इस प्रकार से सामाजिक स्तर पे भी सुधार की बात की गई। उसके बाद अलाउद्दीन ने एक विशेष अभियान जो सैन्य अभियान किया था, वो भी विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की तरह, लेकिन उसके जो गुरु थे काजी मुक्सुद्दीन ने उसे मना किया था। लेकिन फिर भी उसने भारतीय उपमहाद्वीपों पर व्यापक विस्तार की नीति अपनाई। आपको पता ही होगा कि उसने उत्तर भारत अभियान किया, साथ साथ दक्षिण भारत अभियान किया था, जिसमें मलिक काफूर ने उसका मदद किया था, जो कि एक हिजरा था जिसका नाम 1000 दिनारी था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर भारत अभियान रणथंभौर में किया, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, गुजरात, मालवा पर आक्रमण कर इन्हें पूर्णतः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। एक तो उसने उत्तर भारत को प्रत्यक्ष रूप से मिलाया, उत्तर भारत को प्रत्यक्ष रूप से यानी उस पर शासन किया, और दक्षिण अभियान में इसने क्या किया कि उसको विजित किया, फिर उसको स्वतंत्र कर दिया और उससे टैक्स वसूली करता था। इसने दक्षिण में अप्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान संपन्न हुआ। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता और वो एक हिजरा था। ठीक है, उसके बाद है उसने दक्षिण से संसाधनों की प्राप्ति पर बल दिया और सीधे सत्ता का विस्तार नहीं किया। ठीक है, दक्षिण में सिर्फ क्या किया कि वहां से लूट खसोट किया और वहां पे शासन करने का प्रयास नहीं किया, बस उन्हें जीतकर अधीनता में लाकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी थी, सिर्फ टैक्स वसूली या जो भी लूटपाट करता था। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से जो भी सैन्य सुधार हो, चाहे भूमि सुधार हो, टैक्स की वसूली हो, चाहे बाजार नियंत्रण हो, चाहे प्रशासन में उसका योगदान हो, के माध्यम से कह सकते हैं कि एक सशक्त यहाँ पे खिलजी साम्राज्य का निर्माण किया था। लेकिन यह आगे ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, क्योंकि इसके जो उत्तराधिकार हुए वो उतने योग्य नहीं थे। और उसके बाद जो जब खिलजी की मृत्यु हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, तो उसके बाद का जो शासक होता है वो ना ही दूरदर्शी था और ना ही वो उतनी शक्तिशाली था जिससे कि वह ज़्यादा दिन तक टिक पाता। और उसके बाद क्या होता है कि खिलजी वंश के बाद एक नया वंश की स्थापना हो जाती है, तुगलक वंश, गाजी तुगलक के नेतृत्व में। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो आता है वो तुगलक का ही होता है। आगे चल करके आप देखेंगे कि 1316 ईस्वी में, मैं बता देता हूँ बस जानकारी के लिए, 1316 ईस्वी में क्या होता है कि अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक नया सुल्तान खुसरो बैठता है, खुसरो बन के यहाँ पे नया सुल्तान बैठ जाता है। उसके बाद खुसरो के विरोध में जो है बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता है और गाजी तुगलक नाम रहता है, गाजी मलिक तुगलक। ठीक है, और उसने अन्य समर्थकों के साथ जो है खुसरो के साथ युद्ध किया और खुसरो को हरा करके फिर वहाँ पे तुगलक वंश की नींव डाल दी। तो कहने का अर्थ है कि अलाउद्दीन के बाद ही यह वंश समाप्त हो जाता है, खिलजी वंश। पतन के कारण में आप लिख सकते हैं खिलजियों की और लोकप्रियता, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि टैक्स की भी वृद्धि कर दी थी, 50% तक टैक्स लिया। उसके बाद जो बाजार नियंत्रण किया था तो उससे भी व्यापारी वर्ग भी खुश नहीं था, किसान भी खुश नहीं थे, चूँकि उसको खेत से ही सस्ते दाम पे बेचना पड़ जाता था। तो ये सब उसकी अलोकप्रियता भी उसका कारक था। उसके बाद निरंकुश शासन व्यवस्था, मनमानी कर रहा था, राज्य साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत दक्षिण भारत आपको मैंने बताया ऊपर। उसके बाद दुर्बल और अयोग्य शासक, इसके बाद जो आए वो उतने दूरदर्शी नहीं थे और उतने मजबूत स्थिति में भी नहीं थे। और उत्तराधिकार का नियम का भी अभाव था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा अलाउद्दीन के बाद। ठीक है, उसके बाद विद्रोह, दरबारी षड्यंत्र, अयोग्य उत्तराधिकारी और हिंदू विरोधी नीति। इसने जो हिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए थे, कर लगाया था, जिस कारण से हिंदू भी इसका विरोध कर रहे थे। और आगे चल करके जो है तुगलक वंश का नींव यहाँ पे खिलजी के बाद पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है मैंने आपको सभी आयाम को बता ही दिया। बस आप बाजार नियंत्रण, सैन्य सुधार पर विशेष फोकस करके जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना होगी। बैकग्राउंड आपको पता ही है क्या लिखना है, अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक रहा और किस प्रकार से उसने उत्तर अभियान दक्षिण अभियान किया। 1296 से 1316 20 वर्षों का यह शासन रहता है और इसने सैन्य सुधार किया, बाजार नियंत्रण किया। तो ये सब आप अच्छे से लिखेंगे तो बेहतरीन मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है,
अगर आप PDF चाहते हैं या वीडियो लेक्चर, तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लें और मात्र 2500 में आपको यह पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जा रहा है। तो जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।